Hello everyone, you are warmly welcome on my YouTube channel. In this video, we are going to talk about Paradise Lost. Paradise Lost was written by John Milton. It is an epic poem written in blank verse and it was published in 1674. It is divided into 12 books and in this video, we will talk about its evaluation as an epic. ठीक है? इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो एपिक है। ठीक है, हम इसको एपिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, एपिक एपिक की बात करें तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में महाभारत, रामायण ये सब एपिक्स है, एपिक महाकाव्य जिसको कहते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करें तो आप इसको जानते ही होंगे, इसकी स्टोरी। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी जो है आप एक बार जान लो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इजी। इस वीडियो में हम पहले एपिक को समझेंगे कि एपिक क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक कैसे। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक कैसे है। ठीक है, हम उसको एपिक कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एपिक की बात करूं तो एपिक एक महाकाव्य है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या है आपको पता होंगे, आप बीए लेवल पे पढ़ चुके हो। फिर भी शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एपिक जो होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है, जब उसको लिखा जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन इसका वो इन्वोकेशन के साथ होता है। इन्वोकेशन यानी स्तुति। ठीक है, एक ये उसका मेन फीचर है। इसके बाद इसकी जो थीम होती है वो बहुत ही हीरोइक होती है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो गॉड्स गॉडेसेस ऐसे मतलब सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोएम होता है, एपिक पोएम, ये इतना लेंदी होता है कि ये 12 बुक्स में, मिनिमम 12 बुक्स में ये डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी होता है पोएम। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट भी 12 बुक्स में डिवाइडेड है। पहले ये 1677 में जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था तब ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, लेकिन फिर ये एक एपिक होने की वजह से इसको 12 बुक्स में डिवाइडेड किया गया था 1674 में। तो ये एपिक है, तो एपिक के कुछ फीचर्स इस पे, कुछ नहीं सबके सब फीचर्स इस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने इसमें डिस्कस किया है, पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ जो है इसकी, ठीक है, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैं रख दूंगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस क्वेश्चन। So first of all, introduction. Milton was a great sticker of form. ठीक है, जो मिल्टन, जॉन मिल्टन पोइट की बात हो रही है कि वो फॉर्म जो होता है, फॉर्म, कोई भी पोएम, कोई भी लिटरेरी वर्क जो होता है उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे पोएम है तो उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कपलेट्स होते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्स पोएम होता है, उसमें ऐसा कुछ स्पेशल फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो मिल्टन जो है उसको वो फॉर्म को बहुत ही ध्यान में लेते हैं। In writing El Allegro and double L Penseroso in year 1631, he followed the theory of Virgil. कि जब इन्होंने दो पोएम्स लिखे थे, इनको ट्विन पोएम्स कहते हैं, उन्होंने ट्विन पोएम्स लिखे थे, एल अलेग्रो एंड एल एल पेंसोरोसो, 1631 में इन्होंने लिखे थे। उसमें उन्होंने वर्जिल को फॉलो किया। तो याद रख लो, इस पोएम में, ये दोनों पोएम्स में इन्होंने किसको फॉलो किया? वर्जिल को। वर्जिल एक रोमन पोइट थे। ठीक है, और वर्जिल की थियरी जो थी एपिक पोएम की या फिर किसी भी पोएम की जो थियरी होती है, तो वर्जिल ने जिस तरह से पोएम्स लिखे थे ऐसी थियरी को उन्होंने फॉलो किया जॉन मिल्टन ने, जब वो अपने ट्विन्स पोएम लिख रहे थे 1631। फिर उन्होंने लिसिदास जब लिखा पोएम 1637 में, तब उन्होंने मॉस्कस और बायन को फॉलो किया। याद रखो, लिसिदस जब लिख रहे थे 1637 में, तब इन्होंने मॉस्कस और बायन नाम के पोइट्स को फॉलो किया। जब इन्होंने सैमसन एगोनिस्ट लिखा था, ठीक है, जब इन्होंने सैमसन एगोनिस्ट, ये ट्रेजेडी है, जब इन्होंने ये लिखा, सैमसन एगोनिस्ट ट्रेजेडी लिखी, तब इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडियंस एस्किलस, सोफोक्लस और यूरिपिडिस को फॉलो किया।
ठीक है, तो अभी तक आपने तीन चीजें देखी, एल अलेग्रो, एल पेंसरोसो, इन दोनों पोएम्स में इन्होंने वर्जिल को फॉलो किया, लिसिदास में इन्होंने मॉस्कस बायन को फॉलो किया, सैमसन एगनिस्ट में इन्होंने तीन ग्रीक ट्रेजेडियंस को एस्किलस, सोफोक्लस और यूरिपिडेस को फॉलो किया था। इसी तरह से जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा तब इन्होंने स्ट्रिक्टली इस रूल्स और कन्वेंशंस को, एपिक पोएट्री के जो रूल्स और कन्विक्शंस मतलब फीचर्स जो होते हैं उनको इन्होंने फॉलो किया। In his Paradise Lost 2, Milton strictly adheres to the rules and conventions of an epic poetry. ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। Milton was a great sticker of form in writing. El Allegro and El Penseroso in year 1631. He followed the theory of Virgil. In his Lycidas, he followed Moschus and Bion. In his Samson Agonist, he followed the Greek tragedians Aeschylus, Sophocles, and Euripides. In his Paradise Lost too, Milton strictly adheres to the rules and conventions of an epic poetry. C.M. Bora. Now, who is C.M. Bora? तो C.M. Bora जो है वो जनरली होमर, वर्जिल, ये मिल्टन, इन सभी एपिक राइटर्स जो पोएट्स थे, एपिक पोएट्स जो थे, उनपे ये क्रिटिसिज्म लिखते हैं। ठीक है, और सीएम बोरा ने बहुत सारी थियरी लिखी है इनके बारे में, और वो पॉइंट आउट क्या करते हैं, तो सीएम बोरा पॉइंट्स आउट ए प्राइमरी डिफरेंस इन द एपिक्स ऑफ होमर एंड वर्जिल। वो होमर और वर्जिल का जो एपिक है, इन दोनों के एपिक्स में एक प्राइमरी डिफरेंस बताते हैं, और वो लिखते हैं बताते हुए, डिस्क्राइबिंग वन एज ओरल एंड अदर एज लिटररी। वो कहते हैं कि होमर का जो एपिक पोएम है वो ओरल था, और वर्जिल का जो एपिक पोएम है वो लिटररी था। ठीक है, मतलब वर्जिल ने जो लिखा वो प्रिंटेड, ठीक है, पेजेस पे, लेकिन होमर ने तो ओरल, ओरल मतलब कहा था। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे को सुनाता है, दूसरा तीसरे को सुनाता है। होमर का एपिक इस तरह का था, और वर्जिल का एपिक किस तरह का था कि लिखा हुआ था, लिटरेरी था। ठीक है, एक फॉर्मेट उसमें था। द लिटरेरी एपिक्स ऑफ वर्जिल एंड द लेटर पोएट्स हैव एन फॉर्मल डिजाइन एंड शेप नॉट फाउंड इन होमर। के लिटरेरी एपिक्स जो है वर्जिल के और उसके बाद वाले पोएट जो थे, उसमें एक फॉर्मल डिजाइन और शेप देखने को मिलता है कि जो शेप और फॉर्मल डिजाइन होमर में नहीं देखने को मिलता। लेकिन वर्जिल के जो एपिक्स थे, बट वर्जिल्स एपिक्स often have less vigor and primal energy than the oral और primary epics। कि होमर के जो एपिक्स थे, ओरल और प्राइमरी एपिक्स, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन वर्जिल के ये फॉर्मल डिजाइन वाले और शेप वाले जो एपिक्स थे, इसमें इतना विगर यानी इतनी ताकत नहीं थी, इतनी ओरिजिनलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वर्जिल ने खुद होमर को फॉलो किया। ठीक है, वर्जिल ने खुद जब अपने एपिक पोएम्स लिखे थे तब इन्होंने होमर को फॉलो किया था, इसीलिए ओरिजिनलिटी नहीं थी। लेकिन जो इन्होंने लिखा उसमें, और होमर ने जो कहा था, ओरल ट्रेडिशन वाला जो एपिक था, तो ओरल जो था वो बहुत ही एनर्जेटिक था। ठीक है, उसमें विगर यानी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ओरिजिनलिटी थी, जो वर्जिल में नहीं देखने को मिलती। An epic may be broadly described as a narrative poem based on events of national, sometimes universal importance। Epic की अगर हम definition देंगे तो उसको हम कैसे describe करेंगे, तो उसको हम narrative poem कहते हैं, based on events of national, sometimes universal importance। जिसमें क्या होता है, या तो national या तो universal importance के कुछ events describe किए जाते हैं, कुछ घटनाएं describe की जाती है। These epics were people with larger than life heroes। इस एपिक्स, ये जो एपिक्स होते हैं, इसमें जो हीरो होते हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे दिखाए जाते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। द एपिक बिगेन एज एन ओरल फॉर्म। ठीक है, जो एपिक था वो एक ओरल फॉर्म में, यानी कहीं कोई कहता है एपिक, कोई सुनाता है और दूसरा सुनता है, सुन के फिर दूसरे को सुनाएगा। ठीक है, जिसको ओरल ट्रेडिशन भी हम कहते हैं। तो ओरल फॉर्म में एपिक शुरू हुआ था, पहले सिर्फ गाते थे, बार्ड्स जो होते थे वो गाते थे, फिर उनको सुन के फिर इनके जो बाद वाली जो जनरेशन आती थी वो गाती थी, और इस तरह से ओरल ट्रेडिशन में ये स्टार्ट हुआ, फिर ये लिखना भी शुरू हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि पैराडाइज लॉस्ट और एक एपिक, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो एपिक में प्रीपोजिशन और इन्वोकेशन होना जरूरी है। ठीक है, इन्वोकेशन स्तुति, प्रीपोजिशन यानी जो शुरुआत होती है उसमें उसकी थोड़ी सी थीम होती है, हमको आइडिया आ जाती है। ठीक है, तो ये
पोएम किस तरह से स्टार्ट होता है और उसमें इन्वोकेशन एपिक पोएम में होता है इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट में है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो देखते हैं, फॉलोइंग द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ होमर एंड वर्जिल, पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इन्वोकेशन। के होमर और वर्जिल की अगर हम बात करें उसकी जो ट्रेडिशन हम देखते हैं, तो उसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट में भी जब उसकी स्टार्टिंग होती है, उसका जो प्रीपोजिशन है वो एक इन्वोकेशन के साथ स्टार्ट होता है। द वेरी फर्स्ट लाइन कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द थीम। ठीक है, कि पहली पहली जो लाइंस है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फोरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all over woe, with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seed, sing heavenly muse। ठीक है, कि जो इंसान की पहली गलती थी और वो जो फ्रूट था उस फोरबिडन ट्री, जिस ट्री के पास जाने के लिए भगवान ने ना कहा था आदम और ईव को कि ये ट्री पे जो फ्रूट है वो मत खाना, उस फोरबिडन ट्री का जो फ्रूट था जिसका टेस्ट जो है नाशवंत था, ऐसा ये फ्रूट इस दुनिया में डेथ को लेके आया और सिन यानी पाप को लेके आया, और हर जगह पे उसने दुख फैला दिया विथ लॉस ऑफ ईडन। और ईडन यानी स्वर्ग, यहाँ पे स्वर्ग में जो गार्डन था ईडन, ठीक है, उसको हमने खो दिया। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, और तब तक हमने इसको खो दिया है जब तक कोई ग्रेट इंसान यानी भगवान की बात हो रही है, ग्रेटर मैन यानी भगवान की बात है, जब तक भगवान हमको रिस्टोर नहीं करते। रीगेन द ब्लिसफुल सीड्स इन हेवनली म्यूज। ठीक है, रीगेन द ब्लिसफुल सीड, ब्लिसफुल यानी आनंददायी सीट हमको तब तक वापस नहीं मिलती जब तक वो ग्रेटर मैन यहाँ पे आके हमको नहीं लेके जाते, और वो तब लेके जाएंगे जब हम हेवनली म्यूज। ठीक है, म्यूज यानी देवी है, जैसे हमारे इंडिया में सरस्वती देवी है। कोई भी पढ़ाई का काम होता है, कोई भी लिटरेरी वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क, तो उनमें उनकी स्तुति की जाती है। तो इस म्यूज को, इस म्यूज देवी को जब हम गाएंगे तब वो ग्रेटर मैन आएंगे और हमको लेके जाएंगे, हमको ये रीगेन यानी फिर से हम पालेंगे इस ब्लिसफुल सीट को, यानी स्वर्ग हमको वापस मिलेगा। ठीक है, जो पैराडाइज लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है, वो रीगेन हम कर सकते हैं अगर हम हेवनली म्यूज गाएंगे तो। द हेवनली म्यूज इन्वोक्ड बाय मिल्टन। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है और आगे भी कुछ बात की है कि heavenly muse invoked by Milton provided inspiration to Moses on Mount Sinai for writing an account of creation with which the book of Genesis opens। ठीक है, जेनेसिस की जो बुक खुलती जब स्टार्ट होती है, तब उसमें जो माउंट सिनाई पे जो मोसेस रहते हैं, उनका उनको इंस्पायर किया जाता है मोसेस को, कि वो मोसेस जो है वो अपना काम कर सके। मतलब ये जेनेसिस की जो बुक्स होती है, ठीक है, बुक बुक होती है, वो जब ओपन होती है तब उसमें यही चीज है कि म्यूज जो है, ठीक है, उससे प्रार्थना करो ताकि वो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, आपको शक्ति दे ऐसा काम करने की। In the last three words of the above lines, Milton skillfully introduces the invocation to the muse। ये जो last three lines है इसमें, इन प्रीपोजिशन की जो थ्री लाइंस है इसमें, मिल्टन बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही स्किलफुल म्यूज को इन्वोक करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। बीइंग अ प्यूरिटन, मिल्टन इन्वेस्ट म्यूज ऑफ हिज ओन, यूरेनिया। याद रखना, मिल्टन की जो म्यूज है उसका नाम क्या है? यूरेनिया। ठीक है, यूरेनिया देवी, म्यूज म्यूज यानी देवी, गॉडेस। ठीक है, और उसका नाम क्या है? यूरेनिया। वो इंस्पायर्ड मोसेस एंड डेविड, के जो मोसेस और डेविड को इंस्पायर करती है जेनेसिस की बुक लिखने में। अगेन ही प्रेज टू द हेवनली स्पिरिट। ठीक है, फिर से वो हेवनली स्पिरिट को यहाँ पे प्रे करता है। द थर्ड पर्सन ऑफ द क्रिश्चियन टू इल्यूमिनेट व्हाट इन हिम इज डार्क। ठीक है, कि क्रिश्चियन जो है वो इसमें ये कहता है कि मैं, मेरे अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करो, उसको इल्यूमाइन करो, यानी उसमें प्रकाश लेके आओ, उजियारा लेके आओ। ठीक है, अंधेरे को दूर करो यानी अज्ञान को दूर करो और ज्ञान लेके आओ। इस तरह से फर्स्ट जो पॉइंट है प्रीपोजिशन एंड वोकेशन, इसमें इतना आपको याद करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि आपको याद हो जाए पूरा अच्छे से। क्लासिकल फ्रेमवर्क, दूसरा पॉइंट है क्लासिकल फ्रेमवर्क। इसका फ्रेमवर्क कैसा है? कोई भी एपिक पोएम होता है तो उसका फ्रेमवर्क देखा जाता है। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट इज अ रिविलेशन ऑफ द प्यूरिटन मिल्टन एंड एक्सप्रेशन ऑफ हिज प्यूरिटनिक आइडियाज। ठीक है, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो प्यूरिटन मिल्टन और उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसके जो प्यूरिटनिक आइडियाज हैं, उसका रिविलेशन होता है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है,
मतलब पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम क्या है, मेन उसमें कौन से थॉट्स दिखते हैं, कौन से एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, प्यूरिटनिक आइडियाज। ठीक है, प्यूरिटनिक आइडियाज, यू आर अवेयर ऑफ हिस्ट्री, प्यूरिटन एज क्या है आपको पता ही है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, बहुत सारा, बहुत चिपक के रहना क्रिश्चियनिटी के साथ, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाना, दैट इज प्यूरिटनिक आइडिया। ठीक है, although it is based on Christian theology, its framework is classical। भले ही ये क्रिश्चियन थियोलॉजी पे डिपेंडेड हो, बेस्ड हो, लेकिन फिर भी इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्लासिकल है। ठीक है, देखो क्लासिकल कैसे है, तो होमर और वर्जिल और ये एरिस्टोटल, इन सबको ये फॉलो करता है, क्योंकि ये सब क्लासिकल राइटर्स थे। क्लासिकल राइटर्स को ये फॉलो करता है फॉर्मेशन। जब इसका फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करेंगे, तब ये क्लासिकल है, लेकिन जब इसकी थीम की बात करेंगे तो ये क्रिश्चियन है। ठीक है, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियन थियोलॉजी, भले ही ये क्रिश्चियन थियोलॉजी पे बेस्ड क्यों ना हो, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्लासिकल है। Milton conceived and executed the grand scheme of the poem as far as possible in accordance with the design of Homer's Iliad and Virgil's Aeneid। मिल्टन जो है, उन्होंने ये जो ग्रांड स्कीम है पोयम का, उसमें इन्होंने क्या किया है, होमर का इलियड और वर्जिल के एनियड को फॉलो किया है। उसमें जिस तरह से फ्रेमवर्क किया गया है, उसी तरह से मिल्टन ने उनको फॉलो किया है। दोनों इलियड और एनियड दोनों उसने पढ़े मिल्टन ने, और देखा कि किस तरह से इसका फ्रेमवर्क है, और उसी तरह का फ्रेमवर्क इसने इसमें पैराडाइज लॉस्ट में ग्रांड स्कीम दिखाई है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, देखना अभी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही कंफर्म्स टू द एरिस्टोटेलियन रूल्स ऑफ एपिक पोएट्री। एरिस्टोटल ने जो एपिक पोएट्री के रूल्स दिए थे वो कंफर्म करता है कि मैंने वो यूज किए हैं या नहीं। इट यूजेस वर्स एंड डिक्शन ऑफ क्लासिकल डिग्निटी। इसमें किस तरह के वर्स और डिक्शन यूज होते हैं, क्लासिकल डिग्निटी, क्लासिकल वर्स और डिक्शन इसमें देखने को मिलता है, ऑफ क्लासिकल मैजेस्टी एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट। क्लासिकल मैजेस्टी, सेल्फ रेस्ट्रेंट और क्लासिकल डिग्निटी के डिक्शनल और वर्स यूज हुए हैं या नहीं, उसने ये कंफर्म किया है, यूज किया है उसने। One may even say that the style is consciously controlled, shaped and evoked to recall, especially to those learned in the classical language, the tone and toner of Homer and Virgil। कि जिसने होमर और वर्जिल को यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो शायद से ऐसा कहेगा ही कि इसमें जो स्टाइल है, इसका जो फ्रेमवर्क है, बहुत ही कॉन्शियसली कंट्रोल किया गया है। इसका पैराडाइज लॉस्ट का, पैराडाइज लॉस्ट का जो स्टाइल है बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही ध्यान से इसको कंट्रोल किया गया है, इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, तो क्लासिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसकी जो थियोलॉजी, ये किस पे बेस्ड है, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन इसका फ्रेमवर्क क्लासिकल है। इसको फॉलो करते हैं, होमर के इलियड और वर्जिल के एनियड को फॉलो करते हैं स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल बोलो फ्रेमवर्क बोलो, दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, और एरिस्टोटल रूल्स को भी ये कंफर्म करते हैं कि एरिस्टोटल ने जो एपिक पोएट्री की डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, वो सेटअप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको सेट करना है। ठीक है, तो बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, कॉन्शियसली इसको कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लासिकल फ्रेमवर्क तक देख लिया, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी जो पॉइंट है एपिक क्वालिटीज, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एपिक क्वालिटीज, कि एपिक के फीचर्स और पैराडाइज लॉस्ट, इन दोनों को भी यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट आएगा कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक कैसे है। पहले एपिक की क्वालिटीज को समझ लो, एपिक की क्वालिटीज क्या क्या है। ठीक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन अभी यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि according to the classical theory and practice, an epic is a long narrative poem in verse familiar through tradition। कि क्लासिकल थियोरी और प्रैक्टिस की बात करें, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एपिक जो है वो क्या होता है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन वर्स फैमिलियर थ्रू ट्रेडिशन। पहली शर्त क्या है कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होना चाहिए, वो भी कैसे, वर्स में होना चाहिए, यानी पंक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट में है ना, पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में डिवाइडेड है, मतलब इतना लॉन्ग नैरेटिव है, ये पोएम भी है, वर्स भी है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, फैमिलियर थ्रू ट्रेडिशन। इसकी जो कथा है, इसका जो कथा वस्तु है, ठीक है, आप वो देखो, बाइबल में से लिया गया है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है। अभी किस क्रिश्चियन को अभी उसकी उसकी बाइबल के बारे में नहीं पता हो, बाइबल के बारे में हर क्रिश्चियन जानता है। तो ट्रेडिशंस में ये बात बताए, फैमिलियर थ्रू ट्रेडिशंस। ठीक है, मतलब हर पीढ़ी को पता होता है कि बाइबल क्या है, उसमें किस तरह से आदम और ईव की बात की गई है। तो
सबको पता है आदम ईव कौन है। तो पैराडाइज लॉस्ट को आप देख लो, उसमें उसने थीम ली है बाइबल की, पैराडाइज लॉस्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो इम्प्लीमेंट हो रहा है पैराडाइज लॉस्ट पे। पैराडाइज लॉस्ट जो है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वर्स में लिखा गया है और ट्रेडिशन को भी पता है। Its action is one entire and great and is constantly subject to the intervention of the supernatural gods and goddesses. इसकी जो एक्शन होती है एक एंटायर और ग्रेट होती है। ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी एक्शन दिखाई जाती है, यूनिवर्सल, ठीक है, या नेशनल। इसका जो एक्शन होता है एक ही एक्शन होती है, एंटायर होती है और ग्रेट होती है। और ये कॉन्स्टेंटली इसमें क्या देखने को मिलता है, इंटरवेंशन ऑफ सुपरनेचुरल गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो है, भगवान देवियां, इन सब का इंटरवेंशन, मतलब ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। द कैरेक्टर्स आर ग्रेट हीरोज फ्रॉम हिस्ट्री whose glorious deeds it celebrates। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रेट होते हैं, हिस्ट्री इतिहास के ग्रेट ग्रेट हीरोज इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं कि जिसके ग्लोरियस डीड्स, मतलब जिसके अच्छे कर्म जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। An epic is written in grand style befitting its lofty theme and great characters। देखो, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो उसकी एक्शन क्या है, एक बड़ी एक्शन उसमें दिखाई गई है कि पैराडाइज इस तरह से गुम हो जाता है, हमसे छीना जाता है सेटन के थ्रू। इसमें भगवान और देवी देवता जो है उनका इंटरवेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ग्रेट हीरोज होते हैं, आदम को देख लो, सेटन को देख लो। सेटन एज ए हीरो है या विलन, वो भी हमको पता नहीं है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, लेकिन जनरली उसको हीरो कहा जाता है। तो ग्रेट हीरोज होते हैं हिस्ट्री के। इसकी स्टाइल की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है, उसकी थीम लॉफ्टी है, हमको सबको पता है उसकी थीम, और कैरेक्टर्स जो है वो ग्रेट होते हैं। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एपिसोड्स, इसमें एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, सच एज गैदरिंग ऑफ ट्रूप्स, बैटल्स एंड ड्यूल्स, वॉन्डरिंग्स एंड ऑर्डियल्स। ठीक है, इसमें एपिसोड्स बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रूप्स जो होते हैं वो गैदर होते हैं, बैटल्स, ड्यूल्स, वॉन्डरिंग्स एंड ऑर्डियल्स। इफ दैट बीस्ट ही, बट ओ हाउ फॉलन, हाउ चेंज्ड। ठीक है, अगर वो बीस्ट है, ठीक है, बीस्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कितना गिरा हुआ है, कितना बदल गया है। ठीक है, एक एपिसोड का यहाँ पे रखा गया है डायलॉग, यहाँ पे वर्स रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोफेसर डॉगलास बुश notes awesome effectiveness of double allusion in conveying a sense of supernatural grandeur and remoteness। ठीक है, अभी नेक्स्ट एपिक क्वालिटीज कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, अलग स्लाइड आ गई तो, पॉइंट लॉन्ग है इसीलिए डिवाइड किया है। कि प्रोफेसर डॉगलास बुश क्या कहते हैं, वो नोट करते हैं बहुत ही ऑसम इफेक्टिवनेस ऑफ द डबल अल्यूजन इन कन्वेइंग सेंस ऑफ सुपरनेचुरल ग्रैंडियर एंड रिमोटनेस। वो नोट करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में किस तरह से ग्रैंडियर और रिमोटनेस जो है, सुपरनेचुरल सेंस ऑफ सुपरनेचुरल ग्रैंडियर एंड रिमोटनेस, ठीक है, कि सुपरनेचुरल ग्रैंडियर और जो रिमोटनेस है उसका सेंस किस तरह से कन्वे किया है डबल एल्यूजन। It opens with a statement of its theme followed by an invocation to the muse। Its action starts in the middle of the story। कि ये पहले स्टार्टिंग में इन्वोकेशन है, लेकिन फिर जब ये स्टार्ट होता है, ठीक है, किस तरह से स्टार्ट होता है, देखो क्या लिखा है, इन्वोक द एड टू माय एडवेंचरस सॉन्ग दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सॉ। देखो, इस पोएम में कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि मेरे लिए मदद जो है, ठीक है, मैं ये जो एडवेंचरस सॉन्ग लिख रहा हूँ उसमें मुझे एड यानी मदद, ठीक है, मुझे मदद की जरूरत है आपकी, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, इन्वोक द एड टू माय एडवेंचरस सॉन्ग। ये जो एडवेंचरस सॉन्ग क्यों, ये बहुत बड़ा पोएम है, ठीक है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे लिखना है। तो छोटे काम होते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े काम है तो उसमें भगवान की मदद चाहिए, तो वो गॉड की मदद मांगता है। ठीक है, कि इस सॉन्ग में, ये जो एडवेंचरस सॉन्ग लिखने जा रहा हूँ जिसमें बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, दैट विद नो मिडल फ्लाइट, कि मैं इसको बीच में छोड़ ना दूं, इंटेंड टू सॉर। ठीक है, खट्टा कह के, अंगूर होते हैं ना, ठीक है, जब पेट भर जाता है तब खट्टे लगते हैं, या फिर जब हमको भूख नहीं होती तब हमको खट्टे लगते हैं। कि मेरी जो भूख है ये एडवेंचरस सॉन्ग लिखने की, ये बीच में नहीं खत्म होनी चाहिए, मुझे भूख लगनी चाहिए, ताकि मुझे ये जो अंगूर है मैं इनको खट्टा कह के एक बहाने से उनको
खाना बंद ना कर दूं। अंगूर हमको नहीं खाने तो हम क्या कहेंगे, नहीं अंगूर खट्टे होते हैं, मुझे पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन अगर भूख होगी तो हम उसको भी खाएंगे। तो मैं ये पोएम को बीच में से ना छोड़ दूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। मैं इनको खट्टा कह के, इस पोएम को ऐसा बोरिंग कह के मैं इसको छोड़ ना दूं। इसको अगर हाथ में लिया है तो मैं इसको कंप्लीट करूं, ऐसी वो इन्वोकेशन करते हैं। An epic employs the expanded simile such as Homer used in his Iliad and Odyssey. एपिक जो है उसमें सिमिली देखने को मिलती है, जिस तरह से होमर ने इलियड में और ओडेसी में यूज की है। देखो पैराडाइज लॉस्ट में भी होमरिक सिमिली जो है, ठीक है, सिमिली बहुत देखने को मिलती है, मेटाफर भी देखने को मिलता है। और लास्ट फीचर क्या है, एपिक की लास्ट क्वालिटी क्या है, तो लास्टली एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, के एपिक जो होता है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड होता है। तो ये थी एपिक की क्वालिटीज। चलो अभी देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में ये क्वालिटीज मिलती है नहीं। ऐसे तो मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें थियोरेटिकल देख लो। मिल्टन यूज ऑफ एपिक फॉर्म, मिल्टन ने किस तरह से एपिक फॉर्म को यूज किया है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट इज अ पोएटिकल नैरेटिव ऑफ अ लॉन्ग टेल। देखो नैरेटिव पोएम था, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, लॉन्ग टेल नॉन टू क्रिश्चियन। ठीक है, किस ट्रेडिशन को, क्रिश्चियन ट्रेडिशन को पता है। ठीक है, क्रिश्चियन और जनरेशंस तक ये मालूम है। बट अनलाइक द सिमिली एंड स्टाइल ऑफ होमर, इसमें मिल्टन ने क्या किया है, होमर और वर्जिल की सिमिली की तरह सिमिली का यूज नहीं किया, विच वर टेकन फ्रॉम लेजेंड। मिल्टन इज बेस्ड ऑन गॉस्पेल पाथ। मिल्टन टोटली सिमिली पे बेस्ड नहीं था, उसने गॉस्पेल पाथ मतलब थोड़ा मिक्सचर किया है। ठीक है, थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया है। डील्स विद सेटन्स वॉर अगेंस्ट द ऑलमाइटी इन हेवन। देखो होमर और वर्जिल ने जो सिमिली वगैरह यूज की वो हीरो के लिए यूज की, लेकिन मिल्टन का कुछ अलग ही तरीका है। देखो किस तरह से, डील्स विद सेटन्स वॉर, सेटन जो है लड़ता है, किसके साथ लड़ता है, द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी भगवान के साथ, वो भी कहाँ पे, हेवन में, भगवान की ही दुनिया में। ठीक है, Satan's war against the Almighty in heaven and his expulsion from there along with his rebellious root। ठीक है, ये इसको जब निकाल दिया जाता है इसको और इसके रिबेलियस रूट को, यानी पूरे ग्रुप को, द क्रिएशन ऑफ मैन इज सिडक्शन बाय सेटन एंड हिज फॉल। ठीक है, इतनी लाइंस में पूरी समरी आ जाती है, ऐसा समझो कि पहले सेटन लड़ता है भगवान के साथ, उसको फिर निकाल दिया जाता है, फिर ये भगवान की क्रिएशन, भगवान मैन को बनाते हैं, भगवान की क्रिएशन है मैन, इसको पता चलता है, तब ये इनको सिडक्ट करप्ट कर देता है सेटन, और इस तरह से इंसान जो है इस दुनिया में गिरता है, मतलब फॉल, फॉल यानी गिरना। ठीक है, इस तरह से ये मैन जो है इसका फॉल होता है। Therefore, Milton's characters and their deeds cannot be called in usual human sense। इसी इसकी वजह से मिल्टन के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे सेटन है और आदम है, ईव है, और उनके जो डीड्स, उनके जो कर्म होते हैं, वो किसी यूजुअल इंसान के नहीं होते। कॉल्ड हीरोइक, इनको हम हीरोइक कहेंगे। नेवरदलेस पैराडाइज लॉस्ट इज अ ग्रेट हीरो विद अ ग्रेट एक्शन। ठीक है, ऐसा कहने में कोई शक नहीं है कि पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो ग्रेट है और उसकी एक्शन भी ग्रेट है। ठीक है, हीरोइक तो है ही लेकिन ग्रेट भी है। Milton's Adam is not a conqueror who subdues his armies or nations like Homer's or Virgil's heroes, but his being the first man created by God makes him great। ठीक है, हीरोइक तो ठीक है कह सकते हो, लेकिन हीरोइक के साथ साथ इसमें कैरेक्टर जो है वो ग्रेट है और उनकी एक्शन भी ग्रेट है। किस तरह से, तो मिल्टन का जो आदम है वो कितना सीधा है, कितना भोला भाला है। ठीक है, मिल्टन का जो आदम है वो कोई कंक्वेरर नहीं है होमर और वर्जिल के जैसे होमर और वर्जिल का कोई एपिक ले लो, तो इसमें जो हीरो दिखेगा वो एक राजा होगा, बहुत ही वीर होगा, ठीक है, योद्धा होगा बड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में आदम है, बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, ग्रेट है, लेकिन इसकी डीड्स जो है वो ग्रेट है, और इंसान जो है फर्स्ट क्रिएशन है भगवान की। ठीक है, इसकी वजह से ये ग्रेट है, महान है। In the manner and purpose of epic poetry, something was given which was not even elsewhere something of extraordinary beauty। किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर हम एपिक की मैनर की बात करें, उसके पर्पस की बात करें, तो कुछ ऐसा दिया हो जाता होता है जो कहीं पे ना हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू का होता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होता है। द एक्शन इज वन एंटायर एंड ग्रेट। इसकी जो एक्शन होती है वो एक ही होती है, एंटायर होती है और ग्रेट होती है। द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सिंगल एंड कॉम्पैक्ट।
ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की एक ही एक्शन है। क्या एक्शन है? द थीम ऑफ द पोएम इज फॉल ऑफ मैन। ठीक है, इंसान किस तरह से बर्बाद होता है, किस तरह से उसको करप्ट किया जाता है, बस वही उसकी थीम है। द एक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल पेरेंट्स यानी आदम और ईव की बात हो रही है, इन ईटिंग द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री इज ट्रिमेंडस इन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द होल ह्यूमन रेस। ओरिजिनल पेरेंट्स जो है हमारे आदम और ईव, वो किस तरह से फ्रूट खाते हैं, किस तरह से वो ह्यूमन रेस में फंस जाते हैं। ठीक है, किस तरह से वो फॉरबिडन ट्री जो है, ठीक है, उसका फ्रूट खा लेते हैं। इट्स ट्रिमेंडस, ये जो उनकी एक्शन है ये बहुत ही ट्रिमेंडस एक्शन है इन इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द होल ह्यूमन रेस। ठीक है, वो अभी पूरे ह्यूमन रेस पे लागू पड़ती है। Satan's war against God and his consequent fall from only the prelude to the main action. Satan का जो वॉर है भगवान के सामने, और वो कॉन्सिक्वेंटली जब फॉल होता है फ्रॉम ओनली प्रिल्यूड, ठीक है, टू द मेन एक्शन, और सेटन टेक्स हिज रिवेंज ऑन गॉड बाय ब्रिंगिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैन। जब इस सेटन का फॉल होता है उसके बदले में ये क्या करता है, एक एक्शन लेता है। कौन सा एक्शन? ये बदला लेता है भगवान से। इस तरह से तो इंसान को ये फॉल करके मतलब बर्बाद करके। इट इज ऑल्सो एंटायर एंड सेटिस्फाइड एरिस्टोटल्स कंडीशन दैट, ठीक है, ये जो एपिक है इसकी खास करके एक्शन की बात करें तो ये एरिस्टोटल ने जो कंडीशन रखी थी एपिक के लिए उसको ये सेटिस्फाई करता है। ये एपिक पैराडाइज लॉस्ट, एंड एपिक शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। ठीक है, कि एपिक में बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड भी होनी चाहिए। बिगिनिंग में क्या होता है, वो फ्रूट खा लेते हैं, ठीक है, फिर सेटन को सजा मिलती है। मिडल में सेटन क्या करता है, किस तरह से उनको ये सिड्यूस करता है वो बताया गया, और एंड में क्या होता है, किस तरह से इंसान वापस आ सकता है। वो तो इसके बाद वाले एपिक में है, लेकिन किस तरह से इंसान फॉल होता है, किस तरह से इंसान की हालत होती है अर्थ पे, वो बताया गया है। द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कंट्रीव्ड इन हेल, एग्जीक्यूटेड अपॉन अर्थ एंड पनिश्ड बाय हेवन। ठीक है, कि पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हेल की बात है। ठीक है, जो सेटन है उसको हेल में भेज दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड अपॉन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे इंसान को भेजा जाता है, एंड पनिश्ड बाय हेवन, और पनिशमेंट जो होती है, ठीक है, वो हेवन के थ्रू मिलती है दोनों, अर्थ वाले को भी और हेल वालों को भी, यानी आदम ईव को भी और सेटन को भी और उसके ग्रुप को भी। इसके बाद है ओपनिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्शन। एपिक जो होता है वो उसकी जो एक्शन होती है वो मिडल में स्टार्ट होती है। In exact conformity with classical percept and example, Milton plunges in the middle of the action. He begins with a description of Satan and the rebellious host lying stupefied on the lake of fire in hell. How they fell from heaven is explained in the subsequent books. ठीक है, कि एग्जैक्ट कंफर्मिटी करनी हो क्लासिकल प्रिसेप्ट और एग्जाम्पल, उसने देखा, मिल्टन ने देखा कि वर्जिल ने, होमर ने किस तरह से मतलब जो एक्शन है मिडल में दिखाया है। ठीक है, एक्शन के मिडल में क्या क्या उसने बात की है, तो वो जो है सेटन और रिबिलियस उसका जो होस्ट है, ग्रुप है, ठीक है, उनको पूरा समझाया और कहा है, होस्ट लाइंग स्टूपीफाइड ऑन द लेक ऑफ फायर इन द हेल। ठीक है, हेल में जो आग का सरोवर है, ठीक है, वहां पे किस तरह से सेटन और उसका रिबिलियस होस्ट जो है वो वहां पे उनकी जो बात की है पोएम में वो बताया है उसके मिडल में। हाउ दे फेल फ्रॉम हेवन इज एक्सप्लेन्ड इन द सब्सिक्वेंट बुक्स। उसके बाद वाले बुक्स में उसने समझाया कि किस तरह से ये हेल में आया। जब स्टार्टिंग होती है इसकी तो मिडल एक्शन उसमें दिखाया जाता है, एपिक की स्टार्टिंग में मिडल एक्शन दिखाया जाता है। मिडल एक्शन क्या है कि सेटन और उसका रिबिलियस होस्ट जो है वो हेल में आग के सरोवर में किस तरह से दिखाए गए हैं, वो स्टार्टिंग में है। लेकिन फिर पता चलता है मिडिल में मतलब एपिक जब हम आगे पढ़ते हैं, कुछ आगे इसकी जो बुक्स आती है उसमें पता चलता है कि किस तरह से ये हेल में पहुंचे। ठीक है, सो ओपनिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्शन। ठीक है, ये जो एपिक होता है इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, मिडल ऑफ द एक्शन, एक्शन की मिडल से होती है। यूनिवर्सलिटी ऑफ थीम। ठीक है, इसकी जो थीम होती है वो यूनिवर्सल होती है, किसी एक दो जने पे लागू नहीं पड़ती। ठीक है, शेक्सपियर को देखो तो वो रोमांटिक तरह का लिखते हैं तो वो लवर्स पे ज्यादा इम्प्लीमेंट मतलब देखने को मिलता है उसका। लेकिन इसकी जो थीम है ये यूनिवर्सल है। द थीम ऑफ क्लासिकल एपिक मस्ट बी नेशनल, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और
समटाइम्स यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि कभी कभी नेशनल या फिर कभी कभी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस वाला होता है। होमर पोर्ट्रेट नेशनल लाइफ ऑफ द ग्रीक एंड वर्जिल ऑफ रोमन, ठीक है, होमर ने क्या किया, नेशनल लाइफ दिखाई ग्रीक की, और वर्जिल ने रोमन की नेशनल लाइफ दिखाई कि नेशनल लाइफ कैसी होती है, ठीक है, रोमन लोगों की, वो वर्जिल ने दिखाई क्योंकि वर्जिल एक रोमन पोइट था और होमर एक ग्रीक पोइट था, तो उसने ग्रीक लोगों की लाइफ दिखाई। बट मिल्टन्स थीम एज a universality of appeal wider in space and larger in importance than Iliad or Aeneid, ठीक है, कि होमर का इलियड और वर्जिल का एनियड हो, उससे ज्यादा यूनिवर्सल थीम मिल्टन ने दिखाई, ठीक है, कि जो ज्यादा वाइड है, ज्यादा लार्जर है। It deals with the whole human race and affects the destiny of all humanity, ठीक है, कि ये पूरी ह्यूमन रेस पे लागू पड़ती है, ठीक है, पूरी ह्यूमन की जो डेस्टिनी है उसके ऊपर इसकी इफेक्ट होती है। The epic poetry represents a great and complete action symbolizing human destiny and reflects the life of a whole age। ये जो एपिक पोइट्री है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रेट एंड कंप्लीट एक्शन, पूरी एक बड़ी एक्शन, महान कार्य उसमें, महान एक्शन उसमें दिखाया जाता है, कंप्लीट एक्शन सिंबलाइजिंग ह्यूमन डेस्टिनी एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ होल एज, पूरी एज की उसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, पूरी एज जो होती है, लाइफ की जो पूरी एज होती है उसका रिफ्लेक्शन, मतलब पैराडाइज लॉस्ट जो है उसने ये कंडीशन को फुलफिल किया है, इसकी वजह से वो एक एपिक है। देखो इतने सारे फीचर्स मैच हो रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट बहुत सिंपल पोएम नहीं है, ठीक है, सबके सब फीचर जो है एपिक के इसमें देखने को मिलते हैं कि सबके सब फीचर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, पूरी इंसान की लाइफ जो है उसमें रिप्रेजेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है कि किस तरह से इंसान ये जो है इतना सफर कर रहा है, समझ में आ जाता है पूरा, ठीक है। ग्रांड स्टाइल एंड होमरिक सिमिली, ठीक है, इसकी जो स्टाइल होती है वो ग्रांड होती है, सिमिली, होमरिक सिमिली का यूज होता है एपिक पोएम में। तो क्लासिकल एपिक शुड बी रिटन इन अ ग्रांड स्टाइल बिफिटिंग इट्स ग्रांड थीम एंड कैरेक्टर्स। तो क्लासिकल एपिक जो होता है वो ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है, जो थीम होती है वो ग्रांड होती है और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी ग्रेट होते हैं। आर्नोल्ड सेज, अभी मैथ्यू आर्नल्ड जो है, ठीक है, मॉडर्न एज के, विक्टोरियन और मॉडर्न एज, उन्होंने दोनों एजेस लिखी थी। तो आर्नल्ड क्या कहते हैं, तो आर्नल्ड कहते हैं कि मिल्टन इज द ओनली इंग्लिश पोएट टू हैव सक्सीडेड इन द ग्रांड ग्रेट स्टाइल ऑफ द एंशिएंट्स। ये सिर्फ मिल्टन ही एक ऐसे सक्सेसफुल पोएट हैं कि जिन्होंने एंशिएंट्स की जो स्टाइल है उसमें ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है, उसके बाद कोई इंग्लिश पोएट नहीं रहा सक्सेस। ग्रांड स्टाइल इज अगेंस्ट सिंपल स्टाइल, देखो ये आर्नल्ड की लाइन है, ग्रांड स्टाइल इज अगेंस्ट सिंपल स्टाइल, ग्रांड मींस वर्ल्ड ऑर्डर, की जो ग्रांड स्टाइल होती है वो सिंपल स्टाइल के अगेंस्ट होती है, मतलब उससे टोटली विरोधी प्रकार की होती है। ग्रांड ग्रांड मींस वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रांड जो होता है उसका मतलब होता है वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच इज डिफरेंट अबाउट वोकैबुलरी एंड इट्स परफेक्ट एग्जांपल इज पैराडाइज लॉस्ट इन्वोकेशन। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आर्नल्ड ने क्या कहा है कि उसका जो वोकैब है, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसके जो वर्ड ऑर्डर है वो कितने ग्रांड है, ठीक है, वो पैराडाइज लॉस्ट के इन्वोकेशन से ही पता चल जाता है, आगे तो छोड़ो, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का इन्वोकेशन पढ़ो वहीं पे आइडिया आ जाता है। मिल्टन्स क्लासिकल लर्निंग इज मैग्निफिशेंटली डिस्प्लेड इन हिज ग्रांड स्टाइल, के मिल्टन की जो क्लासिकल लर्निंग है वो क्लियरली दिखती है उसकी ग्रांड स्टाइल में, पैराडाइज लॉस्ट में। इट कंटेन्स होमरिक सिमिलीज व्हिच आर सो न्यूमरस दैट वन मे पिक देम व्हेनेवर वन लाइक्स, ठीक है, इसमें होमरिक सिमिलीज बहुत अच्छे से यूज की गई, अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये वर्स लेना है तो उसमें से भी मैं होमरिक सिमिली ढूंढ सकता हूँ, इतनी सारी उन्होंने होमरिक सिमिली का यूज किया है ताकि ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो, पैराडाइज लॉस्ट जो है एक अच्छा एग्जाम्पल बने एपिक पोएट्री का। His metaphors are bold, just, and seldom out of place. His use of Latinism lifts his style above the commonplace। इसके जो मेटाफर्स है वो बोल्ड है, ठीक है, जस्ट यानी न्याय वाले हैं, ठीक है, अन्याय नहीं होता, बहुत ओवर नहीं है, बहुत कम नहीं है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे रखे हैं, सेल्डम आउट ऑफ प्लेस। इज यूज ऑफ लेटिनिज्म, ठीक है, लेटिन का मतलब वर्जिल का किस तरह से उन्होंने यूज किया, लिफ्ट्स हिज स्टाइल अबव द कॉमन प्लेस, ठीक है, कि कॉमन प्लेस से कुछ ज्यादा ही, मतलब ऑर्डिनरी से कुछ ज्यादा ही है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इसने जिस तरह से लेटिनिज्म को भी यूज किया है, मेटाफॉर्स, लेटिनिज्म, सिमिली, ठीक है, इन सबको इसने मिल्टन ने बहुत अच्छे से यूज किया। ड्राइडन हैज ऑब्जर्व्ड दैट मिल्टन इक्वल्स होमर इन लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट एंड वर्जिल इन मैजेस्टी। ड्राइडन क्या कहते हैं, याद रखना ड्राइडन ने क्या कहा है मिल्टन के लिए, कि जो मिल्टन है वो इक्वल है
किस बात में? तो होमर की जो लॉफ्टीनेस है, लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट, ठीक है, कि किस तरह से होमर ने लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट दिखाया है अपने पोएम में, उसमें ये मिल्टन इक्वल है होमर के। और वर्जिल के साथ कैसे इक्वल है? तो उसकी मैजेस्टी में, किस तरह से मैजेस्टी मतलब ग्रांड थीम, ग्रांड स्टाइल है, उसमें ये वर्जिल का बेस्ट, मतलब वर्जिल के साथ ये इक्वल है मिल्टन, ठीक है। तो मिल्टन जो है दोनों टाइप के इसमें कह सकते हैं टैलेंट्स हैं, ठीक है। होमर का भी टैलेंट है इसमें, वर्जिल का भी है। होमर का जो लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट है वो देखने को मिलता है मिल्टन के पास, और वर्जिल की जो मैजेस्टी है, ठीक है, वो देखने को मिलती है। और अभी कंक्लूजन पे आते हैं। द सेंट्रल एक्शन ऑफ द पोएम, for all its seeming simplicity, is changed with universal cosmic significance out of such fateful surrenders, its tragedy wrought। ठीक है, कि जो सेंट्रल एक्शन है इस पोएम का, for all its seeming simplicity is changed with universal, कि जो सिंपल देखने को मिलता है वो सिंपल नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सल में चेंज हो जाता है। कॉस्मिक सिग्निफिकेंस आउट ऑफ सच फेटफुल सरेंडर्स इज ट्रेजेडी रॉट। इसमें कॉस्मिक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ठीक है, कॉस्मोस होता है तो इस तरह से वो सब पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस कॉस्मिक है, धमाकेदार है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से दुनिया में ट्रेजेडी आई, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की है। पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट जस्ट अ नैरेटिव पोएम, इट इज हाई रॉट आउट ऑफ नेशनल हिस्ट्री। ये सिर्फ एक नैरेटिव पोएम नहीं है, लेकिन ये नेशनल हिस्ट्री को भी इसमें प्रेजेंट करता है। पैराडाइज लॉस्ट ट्रूली soars beyond this time honored convention to tell the story of the grateful of all tragedies, the awesome tragedy is the fall of man। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है, ठीक है, कि इसके जो कन्वेंशंस जो है टू टेल द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी किस तरह से इसमें बताई, वो बियॉन्ड दिस टाइम ऑनर्ड कन्वेंशन टू टेल द स्टोरी ऑफ द ग्रेटफुल ऑफ ऑल ट्रेजेडीज, जितनी भी ट्रेजेडीज है, ठीक है, वो सब इसके मतलब ऐसा कह सकते हैं ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल मतलब आभारी, जितनी भी ट्रेजेडी है इसकी आभारी है। क्यों? क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में ट्रेजेडी की भी ट्रेजेडी है, मतलब ऑसम ट्रेजेडी है, फॉल ऑफ मैन। इंसान किस तरह से बर्बाद होता है, वो पूरी ट्रेजेडी को देखने के बाद सभी ट्रेजेडीज अस्तित्व में आई ना। अगर इंसान का फॉल ही ना होता तो इंसान ही ना होता, ठीक है, आदम और ईव के अलावा कोई ना होता। लेकिन ये ट्रेजेडी, इसकी वजह से दूसरी सब ट्रेजेडीज जो है इस ट्रेजेडी की यानी पैराडाइज लॉस्ट की ग्रेटफुल है, आभारी है। Thus, the framework of Paradise Lost is that of a classical epic. In it, Milton conforms the Aristotelian theory of epic poetry, but at the same time, Paradise Lost is based on Christian theology। ठीक है, ये बात पहले भी आ चुकी है कि इन्होंने एरिस्टोटलियन थियरी को यूज किया है, फॉलो किया है एपिक पोएट्री में। तो दूसरी साइड देखा जाए तो क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी क्रिश्चियन का जो धर्म ग्रंथ होता है, ठीक है, धार्मिकता, उसको यूज किया है। इट इज विथ मिल्टन्स प्यूरिटन थॉट, ठीक है, ये मिल्टन की प्यूरिटन थॉट को प्रेजेंट करती है। इन शॉर्ट इट इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। शॉर्ट में कहा जाए तो ये क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके रिव्यूज बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके कमेंट्स फीडबैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और वो भी एमए लेवल पे, ठीक है। सो आपके रिव्यूज क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, आपके सजेशंस है कुछ भी, यू कैन राइट फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी ग्रेटफुल ऑफ यू for your comments, for your reviews, for your feedbacks, whatever you contribute. Thank you so much.